स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यू नो वेरी वेल कि कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और उसका नाम जो है आप जानते ही हो, विंडो 10 हो गया, विंडो 8 हो गया, एक्सपी हो गया और आपकी बहुत सारी और विंडोज़ भी हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करती हैं, आपको प्लेटफॉर्म देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर से कंसल्ट हैं। ओके, नाउ डैशबोर्ड में क्या लिखा है? कर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं अपने पुराने चैप्टर में कि दैट अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट, कि कंप्यूटर जो है वो दो मेन कंपोनेंट से बना हुआ है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। कर हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल मशीनरी एंड सॉफ्टवेयर इज़ कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम दैट मेक द हार्डवेयर परफॉर्म। कि जो अगर हार्डवेयर है वो एक मशीनरी पार्ट है आपका, ठीक है, फिजिकल पार्ट है, और जो सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शंस, बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम हैं जो कि एक साथ मिलकर एक हार्डवेयर को परफॉर्म करते हैं। कलेक्शंस मतलब हो सकता है ना, जैसे कि आप देखो आपके पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक सॉफ्टवेयर में तो हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आप क्या करते हो, हार्डवेयर से परफॉर्म करवा सकते हो कि हाँ भी चलो। तो देखो विंडो भी इसी का ही एक हिस्सा है। आपका सारा डाटा जो है वो हार्डवेयर में स्टोर होता है, यानी कि आपका मेमोरी, जो आपका मेमोरी है ना, आपकी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, तो सारा डाटा उसी में स्टोर होता है, आपके सॉफ्टवेयर भी वहीं पर स्टोर होते हैं। तो जब हार्डवेयर उनको परफॉर्म करने की परमिशन देगा तभी तो ऑपरेट होगा। अगर आपकी हार्डवेयर ख़राब हो जाता है तो आपका सॉफ्टवेयर भी दिक्कत करेगा, नहीं चलेगा, प्रॉपर्ली नहीं चलेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ ऑफ नो यूजिंग विदाउट द सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के कोई यूज़ नहीं है। वैसे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी हम नहीं कर सकते, और आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। But have you ever thought which of the component control and manage the whole computer system and let us यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम? कि कभी आपने इस बारे में सोचा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कि सारे के सारे कंप्यूटर को होल्ड करता है, चलाता है? तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाउ आर वी एबल टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि हम किस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं? कहना वेल द आंसर इज़ थ्रू ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, की आंसर आपको मालूम है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके थ्रू आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ कर सकते हो। अब कैसे? देखो, आपके पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ओके, ठीक है, आपके पास हार्डवेयर भी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तभी चलेगा जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तभी तो आप अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, ये याद रखो आप। लेट अस नो अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द चैप्टर। चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं इस चैप्टर में। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों को मैनेज करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज इफ वी डू नॉट इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम। कि देखो, मैंने पहले भी कहा था ना, कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप हार्डवेयर है, लेकिन अगर हार्डवेयर में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं किया तो आप कंप्यूटर का यूज़ ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल प्रिंसिपल इज द मेन अथॉरिटी एंड कंट्रोलर ऑफ द होल स्कूल, कि जो प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल का कंट्रोल करते हैं ना, अथॉरिटी है उनके पास। he or she has is the one who manage all the operations, working and resource of the entire school। कि जो प्रिंसिपल हैं आपके, वो क्या करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं ना, टीचर्स को मैनेज करना है, डिसिप्लिन को मैनेज करना है, फिर कोई बाहर से कोई आता है उसको मैनेज करना है, स्कूल की जो एंटायर एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करते हैं कि अब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। In the same manner, operating system act as the manager of the resource of the computer system and allocates them to specific program। कि इसी तरीके से कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो कि क्या करता है, आपको एलोकेट करता है,
कि आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सको अपने कंप्यूटर में। नाउ नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ज़रूरत है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की? कैन ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस, इसको हम ओ एस से डोनेट करते हैं। ओ एस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़। की जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका ये काम है कि वो आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है और कि कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए उनका वो भी ध्यान रखता है। जैसे कि देखो, आप फाइल को सेव कर रहे हो तो आपको मालूम है फाइल आपकी आपके हार्ड डिस्क में सेव होती है। आप रैम भी है आपके कंप्यूटर में, आपको रोम भी है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो उन सबको मैनेज कंप्यूटर ही करता है और उसके लिए सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इट शेयर द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर के रिसोर्स को शेयर करता है। इट एक्ट एट द होस्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन द मशीन, कि एक तरह से ये एक होस्ट है जो कि ये परमिशन देता है कि वो मशीन के ऊपर सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं उनको चला सके। As a host, one of the main process of the OS is handle the detail of the operating of the hardware। कि एक होस्ट होने के नाते कहता है कि OS का सबसे पहला ये काम है कि वो किस तरह से हार्डवेयर को मैनेज करता है, ऑपरेशंस किस तरह से मैनेज करता है। ठीक है, दिस relieves application program and for having to manage these details and makes it easier to write application। all the computer use OS for some time। कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो OS के हिसाब से OS होता है, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कई कंप्यूटर ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, वो दूसरे ऑपरेटर के थ्रू काम करते हैं। जैसे कि आपका डॉस हो गया है, आपका लिनक्स हो गया है, इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कह रहे कि ये क्या कहते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उनको जो है मैनेज करता है, डिटेल्स को भी मैनेज करता है, हर तरह की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो काम करते हुए। तो आइए एक फिगर दे रखा है, नीचे देखिए, और सबसे एक लाइन भी है कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम। की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा एक एक्ट करता है कि यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन हो सके, तो वो भी ज़रूरी है। It accurately providing an interface to with the user can interact with and also use the computer hardware and software। कि ये एक इस तरीके से इंटरफेस करता है कि जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर देखा, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र नन ऑफ, जितने मर्जी यूज़र हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए आपके क्या हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में लगा हुआ है, बीच में रैम भी है, सीपीयू भी है, आईओ का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर आपको परफॉर्म करवाती हैं। तो यहाँ पर देखो, यूज़र एप्लीकेशन का यूज़ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो है, और हार्डवेयर है, और हार्डवेयर से वो वाया घूमते हुए कि हर चीज़ एक सर्कुलर मोशन में चलती रहती है। तब यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। सबसे पहले देखो, यूनिक्स है। यूनिक्स एक मल्टी टास्किंग है। कमांड लाइन है, इन यूज़र इंटरफेस है। MS DOS है, ये भी सिंगल यूज़र है। मल्टीटास्क है, सिंगल टास्किंग है। कमांड लाइन यूज़र है। फिर आपका आता है मैक OS, ये आपका सिंगल यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यहाँ से इस जगह से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। उसके बाद विंडो आ गई, विंडो भी आपका GUI इंटरफेस है, सिंगल यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। फिर आपका लिनक्स आ गया। लिनक्स जो है आपका मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस एंड GUI यूज़र इंटरफेस, ये दोनों हैं आपके पास। फिर आपका एक और आगे आता है प्लम OS, ये सारे नाम दे रखे हैं। पॉकेट PC, सिंगल यूज़र, मल्टीपल टास्क एंड GUI इंटरफेस। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। देखिए, नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, डेस्कटॉप के लिए यूज़ किया जाता है, ये डेस्कटॉप नेटवर्क के लिए यूज़ और मोबाइल के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। की ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो कह रहा है कि देखो, सबसे पहले एक ऑपरेटिंग इनपुट एंड आउटपुट का एक फिगर दे रखा है, एक डिवाइस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज फाइल सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस, कमांड इंटरप्रिएटर, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारी एक्टिविटी जो है इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले आपका प्रोसेस मैनेजमेंट आता है।
वी कैन परफॉर्म मैनी टास्क और ओपन मैनी प्रोग्राम एट अ टाइम ऑन अ कंप्यूटर। कि हम देखो जब हम काम करते हैं, काम करते समय हम बहुत सारे प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस को ओपन करके खोल दे के रखते हैं और एक ही टाइम में, अलग अलग टाइम में, एक ही टाइम में दिस फंक्शंस ऑफ द मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि इस तरह की अगर मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग अगर होती है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है। द ओएस डिसाइडेड विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर। कि ओएस जो है वो एक डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस होना चाहिए प्रोसेसर को लेकर, व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, कि कितना और कितने समय तक के लिए। द ओएस एलोकेट्स द प्रोसेसर सीपीयू टू परफॉर्म एंड डी अलॉट प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेसर इज़ नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड। कि प्रोसेसर ओएस को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि देखो आप किस एप्लीकेशन को ओपन करके बैठ रखे हो, उस आपने अगर दूसरी एप्लीकेशन को खोल के बैठे हो तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो वो उसको थोड़ा कम यूज़ करेगी। तो जब उसका कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो वो अपना इसको डी एलोकेट कर देगी। तो ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। The processor manage module of the OS take care of the creation and deletions of the processor and the scheduling for various system reference resource to the different processors requesting them। कि जो आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट है क्या वो एक ऐसा मॉड्यूल बनाता है ओएस के लिए कि वो क्रिएट करना, डिलीट करना कर सकता है, शेड्यूल भी बना सकता है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो भी रिसोर्स से ले सकता है। दिस फंक्शन इज़ नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग। और इस तरह की जो प्रोसेस होता है, फंक्शंस होते हैं, उनको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। फिर वह आपका मेमोरी मैनेजमेंट कहता है ऑल डाटा एंड प्रोग्राम आर सेव्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। कि सारा का सारा डाटा जो है आपके प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। द मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट टेक केयर ऑफ द एलोकेशंस एंड रीएलोकेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। की जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसका ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो ख्याल रखे कि वो किस चीज़ को अलाउ कर रहे हो, किस चीज़ को नहीं अलाउ कर रहे हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के लिए। तो द मेन मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू टू स्पीड अप द प्रोसेस। की जो मेन मेमोरी है वो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है सीपीयू के थ्रू अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ मेन मेमोरी। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी मेन मेमोरी के जो ट्रैक्स हैं वो क्या क्या कर रही है वो उसके ट्रैक्स रखता है। इट डिस्ट्रीब्यूट द मेमोरी अलॉन्ग डिफरेंट प्रोसेस इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। की multiprocessing it also allocate the memory to process when it require and allocates the memory when process is terminated। कि ये मेमोरी का भी हिस्सा है कि अगर जिस प्रोग्राम आप इस जो मेमोरी है ये मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, तो वो किस चीज़ को मेमोरी के अंदर रिक्वायर करना है, नहीं करना है या टर्मिनेट करना है, वो सब इसी के थ्रू होता है। देखो मेमोरी में आपको मालूम है कि रैम और रोम आपकी परमानेंट मेमोरी भी होती है, रैम भी होती है। तो रैम आपको मालूम है टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, जब तक आपका कंप्यूटर चलता है तब तक वो रहता है डाटा, और जब नहीं होता तो वो डिलीट हो जाता है सारा का सारा। और लेकिन मेन मेमोरी जो होती है आपकी उसके अंदर आपका सारा का सारा डाटा जो है वो सिक्योर रहता है। फिर क्या 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 फाइल मैनेजमेंट क्या इन एडिशन ऑफ द मेमोरी डाटा एंड प्रोग्राम आर ऑल्सो स्टोर्ड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। कि जो आपका एडिशनल मेमोरी है उसमें जब डाटा एंड प्रोग्रामिंग आप स्टोर करते हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है, सीडीज़ होती है, डीवीडीज़ होती हैं, तो ये हेल्प करती हैं कि आप अपने फाइल को मैनेज कर सको, स्टोर करके रख सको। फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑल द डिफरेंट फाइल एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा स्टोर इट द फाइल इंक्लूडिंग द फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। कि फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल का ये काम भी है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैकिंग रखे कि आपकी जो फाइल है, डिफरेंट फाइल्स हैं, वो मेंटेनिंग हो रही है, स्टोरिंग हो रही है
कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है उसका, वो सारा का सारा उसका बनता है। ठीक है। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ओवर डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि वो अनऑथराइज एक्सेस को रोके, कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्सेस ना कर सके। द सिक्योरिटी मॉड्यूल इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट डिस्ट्रक्शंस एंड अनऑथराइज एक्सेस। कि जो आपका सिक्योरिटी मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो प्रोटेक्ट करता है आपके रिसोर्स को, आपकी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ताकि कोई भी आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, और ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। आपका अगला आता है कमांड इंटरप्रिएशन। कह रहा है कमांड इंटरप्रिएशन मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ इंटरप्रिएटिंग यूजर कमांड एंड डायरेक्टिंग द सिस्टम रिसोर्स टू हैंडल द रिक्वेस्ट। कि कमांड इंटरप्रिएटर जो मॉड्यूल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा काम करता है जिसमें यूज़र जो है कमांड लाइन के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट जो है वो हैंडल करता है। जैसे कि आपने डॉस का नाम सुना ही हो ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पर कमांड लाइन ही है, आपको कमांड लिखनी पड़ती है और तब वो परफॉर्म भी होती है। विद दिस मोड ऑफ द इंटरेक्शन विद द सिस्टम द यूज़र इज़ यूजली नॉट टू concurrent with the hardware डिटेल्स ऑफ द सिस्टम। कि इस मामले में जब आप इस मोड में काम कर रहे हो तो आपको हार्डवेयर के बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सिर्फ अपनी कमांड्स के थ्रू ही अपना सारा काम कर सकते हो। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, द कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो आपके इनपुट एंड आउटपुट जो आप काम करते हो वेरियस बहुत सारी चीज़ों को लेके, उनको भी वो हैंडल करता है। द पार्ट ऑफ OS दैट कीप्स ए ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस इन नोन एज IO कंट्रोलर। कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी एक हिस्सा है कि वो उन डिवाइसेस के को भी ट्रैक करता है जो आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो ऑपरेटिंग IO कंट्रोलर के थ्रू। इसको हम IO कंट्रोलर भी कहते हैं। जैसे आपके हो गए ना, आपके जो आपके डिवाइस है, मॉनिटर हो गया, CPU का हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होती है ना, तो उनको ही बात कर रहे हैं। कीबोर्ड, माउस एज एन मैनेज डिवाइसेस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइव्स। कि आपके कंप्यूटर में हर चीज़ की ड्राइव्स होती हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आप आजकल USB का ज़माना है, तो USB के माउस हैं, कीबोर्ड्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, फिर आप अपना मोबाइल भी कभी कभी लगाते हो, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप कुछ लगाते हो तो वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है ना, और आपको हर चीज़ का एक क्रिएट करके लिंक क्रिएट करके देता है कि हाँ भी अब आप कर सकते हो, कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार होता है। ठीक है। इन allocates and deallocates the device along the processing। कि आप यहाँ पर allocate and delocate दोनों कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो अपने काम डिवाइस के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज योर यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के बारे में है कि द OS establish a mean of communication between the user and their computer system via their interface। कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा मेन कंपोनेंट है, कम्युनिकेशन बिटवीन है, जो कि आपको कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र को आपस में जोड़ता है इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि वो काम कर सके। क्या ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यहाँ पर दे सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले देखिए हार्डवेयर डिवाइस है, फिर उसके अंदर ड्राइवर है, फिर फाइल सिस्टम है, फिर API, फिर कैनल है। तो ये आपका यूज़र इंटरफेस है, किस तरीके से चलता है, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मेन कोर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। की जो आपको मालूम है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेन कोर है, बिना उसके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इट इंक्लूडिंग डिफरेंट कंपोनेंट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। की ये
इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क भी करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कि आइए हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से वेरियस कंपोनेंट्स हैं, तो उनके उनके और क्या वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, फंक्शंस वो कौन कौन से परफॉर्म करते हैं. तो आपका सबसे पहले आता है कैनल, जो सबसे इनर मोस्ट है. द कैनल वर्क एट द बॉटम लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. की कैनल जो है सबसे बॉटम लेयर है, सबसे लास्ट वाली लेयर है. इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एज इट हैंडल ऑल द हार्डवेयर. कि कैनल का काम है वो सारे के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है. कैनल एक्चुअली परफॉर्म द टू मेजर फंक्शंस ऑफ डिवाइस एंड मेमोरी मैनेजमेंट. की जो कैनल का सबसे इम्पॉर्टेंट दो मेजर फंक्शंस हैं, एक डिवाइस और मेमोरी, मेजर फंक्शंस हैं डिवाइस एंड मेमोरी को मैनेजमेंट करना. It also does the CPU management and assign the process to different processor. कि ये भी it is also does the CPU. कि ये CPU को मैनेजमेंट करता है और ये असाइन करता है कि प्रोसेसर को किस तरह से प्रोसेस करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करना है. द कैनल इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट टू बी लोडेड इन द मेमोरी व्हेन इट ऑपरेटिंग सिस्टम. कि जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में फर्स्ट टाइम को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले कैनल इंस्टॉल होता है, लोडेड होता है आपकी मेमोरी के अंदर एंड इनटू द मेमोरी, एंड इट रिमेन इन द मेमोरी टिल द टाइम ए कंप्यूटर इज शट डाउन. और ये तब तक रहता है जब तक कि आपके कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है. फिर आपका आता है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. API प्रोग्रामिंग इंटरफेस. कह रहा था सेकेंड लेयर जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कैनल के बाद जो आती है वो API है. कह रहा दे आर द routines or small program code that are required for the communication along the software application. कह रहा है ये एक छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे कोडिंग प्रोग्राम होते हैं जो कि ये रिक्वायर्ड करते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है. API अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ डाटा डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. की जो API है वो अवेलेबल हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, विंडो और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. चाहे आप विंडो में काम कर रहे हो चाहे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल विंडो API मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द लोकल एंड रिमोट एप्लीकेशन. की जो API है वो आपका मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन लोकल एंड रिमोट एप्लीकेशंस के बीच में, टू फैसिलिटेट द डाटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट. कि नेटवर्क के थ्रू अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो रिमोट एरिया से लोकल एरिया से रिमोट एरिया, रिमोट एरिया से लोकल एरिया, तो उसके लिए API इज़ अ गुड ऑप्शन. ठीक है, ये इसकी हेल्प करता है. ठीक है ना. फाइल सिस्टम, द थर्ड लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल फाइल एंड फोल्डर्स क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप अपनी फाइल और फोल्डर्स बनाते हो तो थर्ड लेयर जो है वो यही काम को हैंडल करती है. As you know, a file is collected of related information stored in computer storage unit. कि आपको मालूम है कि जो आपका स्टोरेज यूनिट है वो क्यों होता है, ताकि आप अपनी फाइल्स का जो कलेक्शंस है वहाँ पर आप स्टोर करके रख सको ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो. द फाइल सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द फाइल इन कंप्यूटर. की जो ये फाइल सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी भी टास्क को कर सको, चाहे क्रिएटिंग करने के लिए होता है, स्टोर करने के लिए होता है, या किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. द फाइल सिस्टम इज सेटअप एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. कि फाइल सिस्टम जो है ये तब होता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो. There are different type of file system that can be set up in computer, such as कि कंप्यूटर सिस्टम में बहुत अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम होते हैं जिनका आप सेटअप रखते हो, जैसे कि FAT, NTEFS, GFS एंड HFS. कहता है द मोस्ट कॉमन फाइल सिस्टम जो होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वो NTFS होता है. इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना. फिर कहता है कि डिवाइस ड्राइवर है. डिवाइस ड्राइवर आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैंडल द मैनेज ऑल द डिवाइसेस
अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम की जो आपका डिस्क ड्राइवर होता है वो आपका ये हैंडल करता है कि जो भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डिवाइस लगाते हो उस चीज़ को मैनेज करता है। जैसे कि आप पेन ड्राइव का लगाते हो कंप्यूटर में, कभी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो भी लगाते हो, वो भी मैनेज होते हैं। आपके यूएसबी पोर्ट है, फिर आप हार्ड डिस्क लगाते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हो, मोबाइल का यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्क ड्राइवर के थ्रू होते हैं। यानी प्रिंटर इंस्टॉल करते हो, हेडफोन इंस्टॉल करते हो, वो सब आपका डिस्क ड्राइवर के थ्रू हैंडल किया जाता है। दे दे फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द डिवाइस। ये एक ऐसा आपको कम्युनिकेशन देता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में तालमेल बिठा। फॉर एग्जाम्पल, एन डिवाइस ड्राइवर फॉर द प्रिंटर गाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम अबाउट द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल which need to be printed along with the exactly how to print it। कि देखो अगर आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रिंटर का एक ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तब आप जब अपने प्रिंटर का अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जब प्रिंट कमांड देते हो तो कैसे प्रिंट करना है वो आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई यहाँ से हम प्रिंट देंगे तो वो प्रिंट आउट निकल जाएगा। लेकिन कैसे निकल रहा है? आपका डिवाइस ड्राइवर के थ्रू निकल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, जितने भी बाहर से जो आपके आप एक्सटर्नल हार्डवेयर का यूज़ करते हो वो सारे के सारे जो हैं पहले उनके हार्डवेयर इंस्टॉल होते हैं तो ही आप उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कह रहा फॉर इंस्टॉल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस ड्राइवर आर द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर इन बिल्ड इन इट। कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है और ये इसी में ही पहले से ही इन बिल्ड होता है ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। देयर आर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली अलॉन्ग विद द कंप्यूटर सिस्टम। कि ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे देखिए कीबोर्ड और माउस लगाते हो तो आपको कोई भी एक्सटर्नल वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सीडी या डीवीडी लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ भी इसके अंदर इसका ड्राइवर पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। आप अपना पेन ड्राइव भी लेते हो वो भी एक्सेस हो जाता है। इवन आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लेते हो वो भी आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाती है। आप मोबाइल का भी यूज़ करते हो वो भी आपका ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। बस आपको कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जो आपके बड़े हार्डवेयर, आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हो सकता है कि समटाइम अगर आप उनका ब्लूटूथ से आपका जो हेडफोन है या स्पीकर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए भी शायद आपको ड्राइवर्स वैसे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, बस आपको सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन प्रिंटर के लिए तो डेफिनेटली आपको एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ तो उसकी सीडी आती है, इस सीडी को इंस्टॉल करोगे तो आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो जाता है। तो ऐसा कुछ है, मतलब कुछ इनबिल्ड हैं, कुछ आपको डालने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद कहता है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द डिवाइस ड्राइवर ऑफ द एडिशनल डिवाइस सच एज माइक्रोफोन, प्रिंटर एक्सेट्रा। देखो माइक्रोफोन के लिए भी और प्रिंटर के लिए बोला कि ये एक्सटर्नल है, इनका लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मे बी रिक्वायर फॉर इंटरनल, इनके लिए आपको रिक्वायर पड़ता है सेपरेटली, आपका एक ड्राइवर होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ तक है। ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, सबसे पहले आपका आता है टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल फॉर वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन एंड दे कीप इन्वॉल्विंग विद टाइम। ड्यूरिंग different type of operating system has been evolving till date. There can be classified according to the user interface by support according to the number of user they can support and various other पैरामीटर्स। कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत चेंजेस आ गया है। स्टार्टिंग में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था तो हमारे पास एक डिस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक डॉस नाम का एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। उसी से ही आप ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके ऊपर आप कमांड लिखते हो और तब ऑपरेट करती है। लेकिन आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे बन गए हैं और टिल बनते जा रहे हैं। इनको आप क्लासिफाइड कर सकते हो, ये मल्टी यूज़र हैं, मल्टी टास्किंग हैं, अकॉर्डिंग टू कितना सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका था ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस्ड ऑन इंटरफेस के हिसाब से
आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ब्रिज है यूज़र और हार्डवेयर को एक साथ जोड़ने के लिए। कह रहा है इट प्रोवाइड इंटरफेस थ्रू विद यूज़र इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर सिस्टम एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू इट, कि ये एक ऐसा ब्रिज बनता है कंप्यूटर और यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, कि आप कोई भी काम इजीली कर सको, ठीक है ना, और इंटरेक्शन कर सको। CUI एंड GUI आर टू टाइप, दो तरह के आपके इंटरफेस हैं जिनके बारे में हम नीचे जानकारी लेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो सबसे पहले आपका था CUI आता है, जिसको हम करैक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये भी आपका इंटरफेस ही है। आपके सामने फिगर 4 बन रखी है, ये डॉस प्रॉम्प्ट है, C प्रॉम्प्ट है जिसे कहते हैं। तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टार्टिंग में कंप्यूटर ऐसे ही होते थे, आपको जो भी लिखना होता था आप यहाँ पर लिख के अपना काम चलाते थे, कह रहा है ठीक है। और यहाँ आपको कमांड लिखनी पड़ती थी, कमांड लाइन है ना ये, यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन ओनली टाइप टेक्स्ट टू गिव कमांड टू कंप्यूटर टू एंड गिव MS DOS और कमांड प्रॉम्प्ट, कि आपको यहाँ पर सिर्फ कमांड लिख के ही आपको एक्सेस मिलता था कि हाँ भी आपको क्या करना है। देयर इज़ नो ग्राफिकल, इसमें आपको कोई इमेज नहीं मिल सकती थी, कोई ग्राफिक्स नहीं मिल सकते थे। स्क्रीन आपको ब्लैक होती थी और जो भी वर्ड्स आपको डिस्प्ले करते थे न्यूमेरिक और कैरेक्टर में और बाकी सारी चीज़ें, वो आपको वाइट कलर में शो होते थे। ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी इसकी, मान लो एक तरह से। तो माउस का कोई यूज़ नहीं होता था, साथ में कीबोर्ड का यूज़ होता था। तो कीबोर्ड आपका जो है वो नॉर्मल कीबोर्ड्स होते थे, ठीक है ना, जिसके अंदर आप यूज़ होते हैं और कीबोर्ड के थ्रू ही सारा का सारा काम ऑपरेट होता है। उसके बाद आपका इन्होंने कहा है कि कुछ ये जो CUI है ये आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन आज की डेट में एडवांस में GUI आ गया है इसकी जगह पर, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है हमें GUI के अंदर। तो कहते हैं CUI जो है वो कमांड लिंक इंटरफेस है, जिसके अंदर आपको CUI DOS यूनिक्स ये आपको सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जो कि इसी बेसिस पे काम करते हैं। अगला आपका GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो कह रहा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, कह रहा है इसको हम गोएग स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका एक नाम रखा हुआ है, प्रोनाउंस्ड, ठीक है। इट मे द मोस्ट पॉपुलर, ये बहुत ही पॉपुलर बन रखा है, इंटरफेस है, बहुत पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर आपको ग्राफिकल इमेज आइकन्स सब कुछ मिलता है, इवन आपको माउस भी मिलता है। आप किसी भी आइकन के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, वो तुरंत एक्सेस हो जाता है। आप कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा आपको सॉन्ग सुनना है, आपको वेबसाइट ओपन करनी है, आपको ऐप्स है। अब सिंगल ऐप नहीं है, मल्टीपल ऐप्स हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, एडोब रीडर, बहुत सारे नोटपैड, आपका पेंट ब्रश, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपको इस इंटरफेस में मिलते हैं, और आप डिफरेंट टास्क भी कर सकते हो एक ही टाइम पर। और ये अगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इसमें आपको माउस की फैसिलिटी मिलती है, और आप सिंगल माउस क्लिक करके कोई भी एक्सेस जो है फटाफट कर सकते हो। विंडो इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की। GUI का विंडो का जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है GUI का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। GUI जो है वो आपका लिनक्स है, सैमबॉन है और मैक OS है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है जो विंडोज़ का यूज़ करती हैं, ठीक है ना। WIMP, विंडो आइकन मीनू पॉइंटर, ये इसका फुल फॉर्म है, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपका अलाउ करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज अलाउ नोन आल्सो नोन एज WIMP, कि हम GUI को WIMP के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विंडो मिलती है, आइकन्स मिलते हैं, मीनूज़ मिलती हैं, पॉइंटर मिलता है, और बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही है। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। कोई अगर दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हो, और बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।